हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता। आज हम अपनी मेनोपॉज की जर्नी में एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। एक सर्वे ये कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि लगभग 80% जो महिलाएं हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त होती हैं। नो डाउट कि ये ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ये 65 अबव होती है, लेकिन 14% ऑफ जो इसमें महिलाएं हैं वो 50 to 59 ईयर्स एज की होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत गंभीर समस्या है। जैसे जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जो एक वुमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी अक्टूबर 22 के सेंसस के अकॉर्डिंग है वो 79 ईयर्स है। 79 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि लगभग आप 30 ईयर्स जो अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट टाइम है वो आप मेनोपॉज में बिताते हैं, जहां आपको ये रिस्क रहता है कि आपकी बोन हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो सकती है। तो ये एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन फीमेल्स जो हैं वो जेनेटिकली भी प्री डिस्पोज्ड हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। मतलब आपकी हड्डियों की कमज़ोरी की जो समस्या है उसके लिए एशियन जो रेस है या इंडियन जो हम पॉपुलेशन है फीमेल्स की वो ज़्यादा प्रोन टू है। उसके अलावा अब जैसे जैसे लॉन्गेविटी बढ़ रही है या उम्र जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो मेनोपॉज का टाइम है इंडियन फीमेल्स में, मेनोपॉज अर्ली होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। इंडियन में फीमेल्स जो हैं उनका मेनोपॉज लगभग 47 ईयर्स पे होता है वर्सेस 52 ईयर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो वो भी इस चीज़ को एक मेजर रिस्क फैक्टर बना देता है। उसके अलावा फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, जैसा कि हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि जब हम खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं तो सबसे पहले दूध का गिलास या दही की कटोरी या एनीथिंग सब्जी है या कोई भी अच्छी चीज़ है तो वो पहले मेल फैमिली मेम्बर्स को सर्व किया जाता है, या अपने फादर्स को या हस्बैंड्स को या बेटों को सर्व किया जाता है। वहीं पे जो लेडीज़ हैं वो जो भी बची हुई सब्जी है उससे अपना खाना ख़त्म करती हैं। उसी तरीके से हमारे कंट्री में ज़्यादातर फीमेल पॉपुलेशन जो है वो रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा फॉलो करती है। उसकी वजह से भी जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें फाइबर रिच होने की वजह से फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इंडिपेंडेंट कि आपका डाइट से आपको उतना कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो ये था एक समरी सी कि मैं आपसे जिस बारे में आज बात करूंगी कि क्यों हमें अपनी बोन हेल्थ के लिए भी उतना ही सेंसिटाइज होना चाहिए जब हम अपनी देखभाल करने का सोचते हैं। तो इंडियन फीमेल्स में जो देखा गया है वो मोर देन 50 ईयर्स की एज में आम तौर पर लगभग 20% महिलाएं जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होती हैं, या जिनको इस लेवल पे उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं कि उनको बोन फ्रैक्चर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बोन डेंसिटी जो है वो हमारी ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन से रिलेटेड है। जैसे जैसे आप इस मेनोपॉज में आते हैं या 5 to 7 ईयर्स मेनोपॉज से पहले जब आप पेरीमेनोपॉजल स्टेज में होते हैं और आपका ईस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट करता है, तो ईस्ट्रोजन जो है वो कैल्शियम और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी या जिसे कहें न्यू बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से हमारी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब हमारी बोन डेंसिटी
जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है हमारे कैल्शियम पे, कुछ मिनरल्स जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, और विटामिन्स जैसे विटामिन K2 हो गया, इस पे डिपेंडेंट होता है। हमारी हड्डियां जो हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रीमॉडलिंग में चलती हैं, जिसमें कि 2 तरीके के सेल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो न्यू बोन्स को फॉर्म करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट्स जो हमारी बोन्स को ब्रेक करते हैं या उन सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो हमारी बोन्स को धीरे धीरे कमजोर करता है। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और ऑस्टियोक्लास्ट्स को जो है वो सप्रेस करता है। तो इसी वजह से जब ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है मेनोपॉज में, तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी या बोन स्ट्रेंथ को कैसे असेस करेंगे। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है वो लगभग 25 to 30 इयर्स में मैक्सिमम बोन्स जो हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं या नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी होती है। जब ये धीरे धीरे कम होती है तो इसे ऑस्टियोपेनिया का नाम दिया जाता है, जहां हमारा बोन मिनरल डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और फिर और कम होने पे एक जब रिस्क लेवल पे आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या उस लेवल पे आपकी बोन्स का वीक होना, जब आपका फ्रैक्चर होने की संभावना या आपको बोनी पेन्स होने की संभावना या आपको बोन स्ट्रेंथ कम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बोन मिनरल डेंसिटी से हमने जाना कि रिस्क फ्रैक्चर बढ़ जाता है, और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है BMD हमें, ताकि हम उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिनमें हमें बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज करने की दवाइयाँ या कैल्शियम या डाइट इससे फ़ायदा होने वाला है। और हमें अगर थेरेपी का इफ़ेक्ट देखना है या कोई दवाई हमने शुरू की है तो वो आपकी बोन्स को वाकई ही स्ट्रांग बना रही है या नहीं, ये देखने के लिए भी हमें BMD अपना जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी को हम कैसे जान सकते हैं। इसको जानने का जो एकमात्र तरीका है वो है डेक्सा स्कैन, या जिसे कहते हैं डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री स्कैन या टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है हमारी हिप, स्पाइन या नी की बोन मिनरल डेंसिटी या स्ट्रेंथ देखकर एक स्कोर देता है जिसे हम कहते हैं टी स्कोर। टी स्कोर जो है वो आपका ये दर्शाता है कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक 30 इयर्स की नॉर्मल हेल्दी फीमेल से कितना कम है कि उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमें अपना स्केल बताता है कि आप नॉर्मल हैं या आप ऑस्टियोपेनिक हैं या ऑस्टियोपोरोटिक हैं। तो टी स्कोर जो है वो अगर नॉर्मल माने तो नॉर्मल टी स्कोर जो है वो -1 माना गया है, और लो टी स्कोर जो है वो -1 to -2.5 जो है वो लो टी स्कोर, या जिसे ऑस्टियोपेनिया भी हम समझ सकते हैं कि आपकी बोन्स थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं। और मोर देन -2.5 या 2.5 से नीचे अगर आपका टी स्कोर आ रहा है तो प्लीज आपको बहुत अवेयर होना जरूरी है कि आपको कभी भी फ्रैक्चर होने की संभावना है या आप बोन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। आपको अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अब डेक्सा स्कैन हमें किसे करवाना चाहिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली तो अगर देखा जाए तो 65 की एज के बाद हर फीमेल का, हर वुमेन का डेक्सा स्कैन होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई इंक्रीज्ड रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, जो हम आगे बात करते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको यंगर एज पे भी डेक्सा स्कैन अपना करवा लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम करते हैं या आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ धकेलते हैं।
जब हम रिस्क की बात करें तो एज एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं, 52 के ऊपर हैं, तो आप एट रिस्क हैं कि आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको मेनोपॉज अर्ली हो गया है, प्री मेच्योर मेनोपॉज की अगर आपकी हिस्ट्री है, तो भी आप एट रिस्क हैं। फिर सेकेंड जो रिस्क फैक्टर है वो है रेस, मतलब एज एथनिसिटी हम इंडियन फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन टू हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बाद है स्मॉल बॉडी फ्रेम्स। जो वेस्टर्न में फीमेल्स होती हैं वो ह्यूज फ्रेम होता है, लॉन्ग टॉल होती हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम होती है, जहाँ की स्मॉल बॉडी फ्रेम की महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई पहले हिस्ट्री रही है फ्रैक्चर की, या आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, या आपकी मदर को कभी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ है, कि कभी स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है या हिप फ्रैक्चर हुआ है, तो भी आप एट रिस्क हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इन रिस्क फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो सबसे पहले हम आते हैं डाइट के ऊपर। आपकी डाइट अगर हेल्दी नहीं है और आप कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम ये सब नहीं ले रहे हैं अपने डाइट के थ्रू, तो आप एट रिस्क है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है। स्मोकिंग भी आपका एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अल्कोहल लेना, उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका बॉडी वेट बहुत लो है। जो लोग बहुत डाइटिंग करते हैं और बहुत लो बॉडी वेट के होते हैं, उनको भी फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री ज़्यादा रहती है। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। अब बात करते हैं उन कुछ मेडिकल कंडीशंस की जो आपको हाई रिस्क पे ले आती हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें एक है, अगर आपको ओवुलेशन नहीं होता है या आपके साइकिल्स जो हैं वो अंडे नहीं बनते हैं, एनओवुलेशन है डाइटिंग की वजह से, मतलब आपने सिवियर डाइटिंग की और आपको एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा उस वजह से, ये भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, रूमेटाइड आर्थराइटिस। जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है वो बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे होते हैं। आप किसी वजह से स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं दवा के तौर पे, या किसी और वजह से आपने स्टेरॉइड लिया है, तो वो भी आपकी बोन्स को धीरे धीरे गला देता है। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, ये सब आपके लिए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं कि आपको और ज़्यादा अपनी बोन हेल्थ को लेके अवेयर होना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छी डाइट की। डाइट में इम्पॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम, विटामिन्स, मैग्नीशियम, विटामिन K2 ये सब रिच खाना लीजिए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि विटामिन डी तो हमें धूप से भरपूर मात्रा में मिलता है और कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से खूब मिलता है। लेकिन इसके अलावा आप मखाने ले सकते हैं, आप राजगिरा या राजगिरा के लड्डू ले सकते हैं। उसके अलावा आप ऑयली फिश ले सकते हैं। आप जो है वो अगर वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें आपको हर हफ्ते आपको 5 डेज पर वीक एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स के लिए करना है। और इसमें एक्सरसाइजेज जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी जो है वो मसल स्ट्रेंथनिंग या स्टैटिक एक्सरसाइजेज, या जिसे कहते हैं कि आप आपकी जो है वो बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि एक जगह पे रह के साइकिलिंग करना, स्टैटिक साइकिलिंग जिसे कहते हैं, ये सब करने से आपकी बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट देखा गया
है कि लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो ट्रेडमिल पे अचानक से दौड़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी नी पेन करना शुरू हो जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जंपिंग एक्सरसाइजेज या रोप रस्सी कूदना जिसे कहते हैं वो सब शुरू हो जाते हैं अचानक 45 या 50 की एज में, जब ऑलरेडी आपका वो टाइम चल रहा है जबकि आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है और बोन्स धीरे धीरे झड़ना शुरू हो रही हैं। तो ये सब आपको अचानक से शुरू नहीं करना है। वॉकिंग इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट। वॉक करना तो हमेशा ही अच्छा है। अगर आप धूप में आधा घंटा, अगर आप सनलाइट में और खुले नेचर में अगर आप वॉक करके आते हैं तो वो हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। तो आपको एक्सरसाइजेज में ये सब ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारे थोड़ा सा एल्डरली पॉपुलेशन है फीमेल्स की, उन पेशेंट्स में या उन महिलाओं में जो कुछ टिप्स मैं आपको होम सेफ्टी के देना चाहूँगी। आपको अपनी स्लीपर्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कपड़ों पे, अपने मेकअप पे खर्च करें ना करें, एक अच्छा जूता, अच्छी चप्पल लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इवन घर में भी जो स्लीपर्स आप पहन के रखते हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए, कुशन्ड होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी घर की लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इल्यूमिनेशन नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं, आपको आई साइट का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप स्पेक्स वियर करने से मत घबराइए। अगर हो सके तो आप इंडियन सीट ना यूज़ करके वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें। जहाँ तक हो सके जब भी आप शावर लेते हैं या बाथ टब में जाते हैं तो हैंड रेल उसके पास लगा रहना चाहिए, या टॉवल टांगने का जो रेल होता है वो अपने आप वॉशरूम में एक दो जगह आप लगाएं, ताकि जब भी आपको उठना है तो आप वो लेके आप उसका सहारा लेके उठें। उसके अलावा अगर आप रात को कभी उठ के चलते हैं तो नाइट बल्ब आपको अपने रूम में इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि रात में भी आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है वो फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाएगा। अगर आपके घर में न्यू बाथरूम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आप जो टाइल्स हैं या फ्लोर है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि वो बहुत स्लिपरी या बहुत जैजी ना हो, बल्कि एक रफ फ्लोर जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो कम हो जाए। नहाना, आप बैठ के नहाना थोड़ा कम करिए, हो सके तो शावर का इस्तेमाल करिए ताकि आप खड़े खड़े नहा सकें। तो ये छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो फ्रैक्चर का रिस्क या ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले डैमेज का रिस्क जो है वो आपको कम हो जाएगा। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी लाइफ का वो 1/3 लाइफ का पार्ट जो है अगर बेड रिडन होकर या फ्रैक्चर में होकर या बोनी पेन्स या आर्थराइटिस या हर वक्त दर्द में रह के गुजारेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो मैं इसलिए बात करना चाह रही थी इस टॉपिक के बारे में बहुत दिनों से, क्योंकि हम बहुत सारी फीमेल्स को 45-50 के बाद अक्सर ये कंप्लेंट करते सुनते हैं कि अभी कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, शोल्डर पेन है और बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ना तो वो कोई इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, ना वो अपना कैल्शियम या मिनरल्स या कोई सप्लीमेंट्स लेना चाहती हैं, ना वो अपना कभी एक्सरे या कोई और मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट करवाएंगी। और एज सच ही इंडिया में हमारी जो अवेयरनेस है टू बोन हेल्थ वो बहुत कम है। वी आर मोर अवेयर फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। ये स्क्रीनिंग भी इजी है, आप कहीं भी जाएं छोटे क्लिनिक में फटाफट आपका बीपी शुगर सब चेक हो जाता है। लेकिन आपको बोन हेल्थ के बारे में अवेयर करना ना तो कोई एसेंशियल समझता है, ना आप उसके लिए अवेयर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इतनी सुविधाएं इंडिया में कम है कि हमारा डेक्सा स्कैन की फैसिलिटी हर लेवल पे हो। कई बार छोटे टाउन्स में भी डेक्सा स्कैन नहीं होता है। तो अगर आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं बड़ी सिटी में तो टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ एंड गेट योर डेक्सा स्कैन done to just see after 50 years that where your bone density is. Should you be very careful in taking care of your bone health also. तो ये भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम
ट्रीटमेंट के बारे में या इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि आप अपनी डाइट को अच्छा करिए। आप डाइट में अपने लगभग डेली लगभग 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, इतना लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट और विटामिन K2 सप्लीमेंट्स भी आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कोई भी अच्छा सप्लीमेंट सुझा सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ बात करना वो है हार्मोन थेरेपी के बारे में। अगर आप एट रिस्क हैं ऑस्टियोपोरोसिस या ऑलरेडी आपका टी स्कोर -2.5 से कम आया है, तो आपको, अगर आपका यूट्रस अगर नहीं निकाला गया है तो आप हार्मोन थेरेपी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड ले सकते हैं, प्लस कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपका यूट्रस ऑलरेडी रिमूव हो चुका है तो ओनली ईस्ट्रोजन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फॉर हार्मोन थेरेपी टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ईस्ट्रोजन जो है वो सिंपल एक पिल के रूप में आप ले सकते हैं, कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन की पिल्स आती है, नहीं तो आजकल बहुत जिसका लेस साइड इफेक्ट है, ट्रांसडर्मल स्प्रेज भी ईस्ट्रोजन के इंडिया में अवेलेबल है, तो आप अपनी डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत न्यूअर जो चीज़ें हैं, न्यू तो नहीं है पर स्मॉल टाउन्स में ये अक्सर देखा गया है कि इन्हें प्रिस्क्राइब अक्सर डॉक्टर्स नहीं करते हैं, वो है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट ड्रग्स हैं, जैसे रिलॉक्सिफिन है जो कि डेली एक गोली आपको लेना होता है। उसके अलावा बिसफॉस्फोनेट्स है जो कि आपकी बोन रिजॉर्प्शन या बोन का गलना आपका रोकते हैं, उसमें आपकी वीकली डोजेस भी रहती हैं। अगर आपको वीकली नहीं खाना है तो आप मंथली या ईयरली डोजेस भी ले सकते हैं। इवन तक कि इसमें रोल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन भी है जो आपकी न्यू बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप ज़रूर जाके अपने गायनेक को मिलिए जो कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर करा सकते हैं कि आपकी इस टाइम क्या सिचुएशन है, या आप को वाकई ही सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या डेक्सा स्कैन की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से मैं ये होप करती हूँ कि आपकी दर्दें और आपकी जो एक बैक एक या छोटी छोटी दर्द है उसको आप एक नॉर्मल ना लेके या उसको आप जीवन का एक हिस्सा ना बनाकर उससे आप उठने की कोशिश करेंगे और आप अपनी लाइफ को पूरा फुल्ली इंजॉय करेंगे। हैव अ वंडरफुल मेनोपॉज and have a wonderful womanhood, that is more important. Thank you so much.